गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे कि कल की क्लास में हमने देख लिया था कि जो डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन थी उसके हर वर्ड को हमने एक्सप्लेन किया था। आज देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी की वो क्या फीचर्स हैं, कि उसके मेन फीचर्स क्या है। So we have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people। यानी कि हम एक सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसके रूलर्स को जो लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं। अब इस डेफिनेशन में बहुत से क्वेश्चन अराइज होते हैं। हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन, कि इस डेफिनेशन में जो रूलर्स हैं वो कौन हैं। Which officials must be elected for any government to be called a democracy। यानी किन अधिकारियों को इसमें इलेक्ट किया जाता है जो वो डेमोक्रेटिक किसी जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है, यानी कि इसमें किन अधिकारियों को चुना जाता है। Which decision may be taken by non elected official in a democracy। तो जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल हैं उनके लिए जो डिसीजन है वो कौन लेता है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे इससे होते हैं कि रियल में जो रूलर है वो कौन होता है। अब इसमें कहा है कि किस तरह के जो इलेक्शन हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाते हैं, कौन से कंडीशन है जो इन इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन की कैटेगरी में रखती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रेज होता है कि कौन लोग हैं जो अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीज़न एंड इक्वल बेसिस, क्या इसमें सारे नागरिक इंक्लूड हैं इक्वल बेसिस पर, समानता के आधार पर। कैन ए डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीज़न दिस राइट, क्या कोई डेमोक्रेसी अपने नागरिकों को कुछ अधिकारों से वंचित रख सकती है। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी। और लास्ट में क्वेश्चन उठता है कि वह किस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये डेमोक्रेसी। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वट एवर, क्या जो इलेक्टेड रूलर्स हैं वो सब कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। और मस्ट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो जो भी काम करती है कुछ लिमिट से करती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीज़न। तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने सभी सिटीज़न की रिस्पेक्ट करें, उसके अधिकारों का आदर करें। तो लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम कुछ एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। अब है जो मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। अभी यहाँ देखते हैं कि जो प्रमुख जो मेजर डिसीज़न होते हैं, जो मेन डिसीज़न होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो ही मेन डिसीज़न लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक पाकिस्तान का एग्जांपल देखेंगे कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ लैड ए मिलिट्री को इन अक्टूबर 1909, यानी अक्टूबर 1909 में जो परवेज़ मुशर्रफ थे वो मिलिट्री कॉप से आए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1909 में उन्होंने मिलिट्री कॉप की जो क्या था अगुवाई की। उसके बाद इन्होंने जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी उसको उसने उखाड़ फेंका, यानी उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया, और ख़ुद को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री डिक्लेयर कर दिया कि वही कार्यकारी प्रमुख होगा। उसके बाद में उसने कुछ चेंजेस भी किए कि जो प्रेसिडेंट है वो कब किए, उसने जो प्रेसिडेंट की डिज़ाइनेशन में जो चेंजेस आते हैं 2010 में, और उसने एक रेफरेंडम कंट्री के लिए बनाया जिसमें कि उसने अपना जो समय था वो 5 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया, यानी 5 सालों के लिए अपने आप को प्रेसिडेंट उसने बना लिया। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी जो एक्टिविटीज़ थे उन्होंने इस बात की बहुत आलोचना की, क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने इस बात के लिए कि ये जो काम है, कि ये जो रेफरेंडम है वो किस पर बेस है, धोखाधड़ी पर, यानी माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड पर ये बेस्ड है। इन अगस्त 2002 ही इशूड
अ लीगल फ्रेम ऑर्डर। 2002 में उसने एक लीगल फ्रेम ऑर्डर इशू किया और उसमें उसने संशोधन किया। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अमेंडमेंट किया, यानी उसमें संशोधन किया। संशोधन का मतलब कि उसने उसमें बदलाव किए। क्या बदलाव किए वो आगे देखते हैं हम। कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, कि प्रेसिडेंट नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को भंग कर सकता है, उनको हटा सकता है। वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट, और जो सिविलियन कैबिनेट का जो वर्क है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा सुपरवाइज किया जाएगा, यानी वो ही उसके कामकाज को देखेंगे। जो कि कौन होगा सिक्योरिटी काउंसिल? जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर होगा। उसके बाद एक लॉ पास किया गया जिसमें कहा गया कि जो इलेक्शन होंगे वो नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली के होंगे, यानी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के फिर इलेक्शन भी हुए। तो पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास भी पावर थी, लेकिन जो फाइनल पावर थी वो किसके पास थी? मिलिट्री ऑफिसर्स के पास या फिर खुद जनरल मुशर्रफ के पास थी। भले ही वहाँ पर इलेक्शन हुए हों, लेकिन उस इलेक्शन में लोगों की जो भागीदारी नहीं थी, यानी लोग जो थे वो डिसीज़न नहीं ले सकते थे। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं कि क्यों पाकिस्तान जो है जो जनरल मुशर्रफ के अंडर में जो पाकिस्तान था उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी उसको डेमोक्रेसी क्यों नहीं बोल सकते। तो चलो हम कुछ चीज़ों पर फोकस करते हैं कि कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान, कि जो वहाँ के जो रूलर्स थे क्या वो लोगों के द्वारा इलेक्ट हुए थे? नॉट क्वाइट। तो आपका उत्तर होगा नहीं। People may have elected their representatives to the national and provincial assemblies. लोगों ने भले ही अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली के लिए इलेक्ट किए हों, लेकिन जो पावर थी, जो रियली पावर थी, वो उन रिप्रेजेंटेटिव्स के पास नहीं थी। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीज़न, वो फाइनल डिसीज़न नहीं ले सकते थे। फाइनल डिसीज़न किसके पास थी? या तो आर्मी ऑफिसर्स के पास या फिर जनरल मुशर्रफ के पास। और नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल, और वो दोनों ही जनरल मुशर्रफ भी और आर्मी ऑफिसर्स भी वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं हुए थे। तो इसका मतलब हम उसको डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। तो ये जो होता है वो कौन कौन सी सरकारों में होता है? डिक्टेटरशिप में और मोनार्की में होता है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट। क्या है फॉर्मली, यानी औपचारिक रूप से तो वो अपनी पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं, लेकिन जो रियल पावर होती है वो उनके पास नहीं होती है। इन अ फ्यू कंट्रीज़ द रियल पावर वॉज विद द एक्सटर्नल पावर। कुछ देशों में जो रियल पावर होती है वो एक्सटर्नल पावर होती है, एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो वहाँ जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके पास पावर नहीं होती है, तो हम इसको पीपल्स रूल नहीं कह सकते हैं। तो हमें फर्स्ट फीचर देखने को मिल जाता है कि इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी का क्या है, जो नेक्स्ट फीचर है कि जो फाइनल डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो लोगों के पास होती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि फ्री और फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो देखेंगे कि वो कहाँ पर होती है। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। चाइना में क्या होते हैं कि हर 5 साल में क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं, और जो कंट्री है वो अपनी पार्लियामेंट को चूज़ करती है, जो गुनुओ रैनमिन डाइबिया दहू, यानी जिसे हम नेशनल पीपल कांग्रेस बोलते हैं। तो जो नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो नेशनल पीपल कांग्रेस जो पावर है वो किसको अपॉइंट करता है?
प्रेसिडेंट को कंट्री में अपॉइंट करता है। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। तो इससे हमें क्या लगता है कि उसमें 3000 जो मेंबर्स हैं वो पूरे चाइना में इलेक्ट होते हैं, और उसमें से जो कुछ मेंबर्स हैं वो आर्मी से इलेक्ट किए जाते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन कैंडिडेट नीड टू अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले जो कैंडिडेट होते हैं उनको कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल यानी अनुमोदन चाहिए होती है, परमिशन चाहिए होती है। ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो मेंबर होता है और जो 8 छोटी छोटी पार्टीज़ अलाइड होती हैं उनको ही इलेक्शन लड़ने का अधिकार होता है। तो ये 2002 और 3 में हुआ। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही वहाँ की गवर्नमेंट को बनाती है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।